इस बार शुरुआत होती है तो हमें जवान सम्राट यानी कि डॉन दिखाया जाता है, जो अपने महल में था, मगर उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि कोई बात उसे सता रही है। हम गेल्डोर्न की आवाज सुनते हैं जो कहती है कि एक दिन हैरी सेल्डन के पास एक आदमी आया और उसने पूछा कि मुझे अपना भविष्य जानना है, तुम्हारा ज्ञान मेरी किस्मत के बारे में क्या बताता है। हैरी ने कहा कि मेरी साइको हिस्ट्री से एक बड़ी जनसंख्या के आने वाले वक्त का पता लगाया जा सकता है। ये करोड़ों अरबों इंसानों की किस्मत की भविष्यवाणी कर सकता है, मगर किसी एक इंसान की किस्मत हमेशा राज ही रहती है। सम्राट डॉन जो खिड़की के पास खड़ा परेशान लग रहा था, तब कुछ सोचते हुए वो वहां से कूद जाता है। इससे पहले कि वो जमीन से टकराए, उसके आसपास एक शील्ड बन जाती है, एक ऐसा आधुनिक शाही सुरक्षा कवच जिसे ऑरा कहते हैं। ये हर सम्राट के हाथ पर लगा है, तो अगर कोई इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो ये सम्राट सुरक्षित रहेंगे। इतनी ऊंची जगह से गिरने के बाद भी वो कवच डॉन को कुछ नहीं होने देती। उसे एक खरोच तक भी नहीं आई। उसने नहीं सोचा था कि वो इससे बच जाएगा। ये सब वहाँ खड़ी काम करने वाली लड़की भी देख लेती है। वो काफी डर गई और वहाँ से भाग जाती है। असल में ये लड़की महल के बागीचे में ही काम करती थी। फिर गेल की आवाज हमसे कहती है कि महान सभ्यताएं बनती है और मिटती है, और इसके साथ उनकी संस्कृति भी। ये पहेलियां तो हैरी सेल्डन बहुत पहले ही सुलझा चुका था। कहते हैं कि विश्वास एक घातक हथियार है, और यही वजह थी कि खुद सम्राट हैरी सेल्डन के भविष्यवाणी से डरता था। ये सच है कि साम्राज्य पूरे ब्रह्मांड पर राज करता है, पर हमारे बादों ने क्या सताएगी? हमारी आत्माएं। विश्वास वो तलवार है जिसे अनंत आग में तपाकर बनाया जाता है। और इन बातों को सुनते हुए हमें मेडन ग्रह, जो कि असल में एक चांद है, वो दिखाया जाता है। वहाँ की एक महान धार्मिक नेता प्रोक्सिमा ओपाल की मौत हो चुकी है। मशालें जलाई जाती है और पूरे आकाश गंगा में यह खबर भेज दी गई। दरअसल गैलेक्टिक साम्राज्य में लुमिनस नामी एक धर्म को लगभग 3 ट्रिलियन यानी कि 1000 करोड़ से भी ज्यादा लोग मानते हैं। इस धर्म के सबसे धार्मिक इंसान को प्रोक्सिमा कहा जाता है, यानी कि उनकी लीडर नेता, और उसे लोग बहुत मानते हैं। हम देखते हैं कि ये संदेश डिमर्जल तक भी पहुंच चुका है। हालांकि वो है एक मशीन, एक रोबोट, मगर उसके अंदर भी जज्बात है, और वो प्रोक्सिमा की मौत पर काफी दुखी नजर आ रही थी। इसलिए वो फौरन सम्राट के पास जाती है, जो इस वक्त एक लड़की के साथ था, क्योंकि ये उसके इंटीमेसी का समय था। डिमर्जल आकर कहती है कि मैं समझती हूँ कि आपकी कुछ जरूरतें हैं, लेकिन इस वक्त उनके सामने एक समस्या है जो इससे भी ज्यादा जरूरी है। तीनों सम्राट इकट्ठा होते हैं। उनसे मिलने आया था एम्बेसडर टेनवॉल, जो प्रोक्सिमा ओपाल की मौत की खबर सुनाता है, जिस पर तीनों दुख जाहिर करते हैं। सम्राट डे कहता है कि प्रोक्सिमा ओपाल के जाने के बाद जेपर गिलाट ही उनकी जगह लेगी। वो इस गति को अच्छे से संभाल पाएगी, और हम भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। उससे कहना कि जब वो चाहे ट्रेंटोर पर हमारी मेहमान बनकर आ सकती है। टेनवॉल बताता है कि एक नई उम्मीदवार सामने आई है। उसका नाम जेपर हलीमा है। बहुत सारे लोग उसके हक में हैं। जेपर हलीमा के विचार अलग है। वो पिछले प्रोक्सिमा की तरह नहीं। वो साम्राज्य के नियमों के खिलाफ है, खासकर जेनेटिक डायनेस्टी के। वो चाहती है कि प्रोक्सिमा ओक्टावा के नियम वापस लाए जाए। इस नियम के मुताबिक क्लोनिंग को गलत समझा जाएगा, यानी कि वो चाहती है कि साम्राज्य के क्लोनिंग, जो पिछले 400 सालों से चलती आ रही है, जेनेटिक डायनेस्टी को खत्म कर दिया जाए, मुकम्मल रोक दिया जाए। इस पर सम्राट डे भड़क जाता है और कहता है कि क्या ये औरत अपनी मौत चाहती है? इसकी जुर्रत कैसे हुई हम पर सवाल उठाने की? सम्राट डस्क पूछता है कि प्रोक्सिमा ओपाल का अंतिम संस्कार कब होगा। टेनवॉल बताता है कि 2 दिन बाद, जिसके बाद ये तीनों गुस्से में वहां से चले जाते हैं। खाने के समय सम्राट डस्क कहता है कि वो कॉन्क्लेव ग्रह पर जाकर खुद वहां के लोगों से बात करेगा। फिर डॉन प्राइमरी ओक्टावा के बारे में पूछता है। सम्राट डे बताता है कि प्राइमरी ओक्टावा के मुताबिक इंसान की आत्मा सिर्फ उसी के शरीर से जुड़ी होती है। क्लियोन द फर्स्ट के बाद हम सभी उसके परफेक्ट क्लोन्स हैं, जिस वजह से हमारी अपनी कोई पहचान नहीं। ये भी कह सकते हैं कि हम में कोई आत्मा नहीं। डॉन पूछता है कि क्या हलीमा ये कहना चाहती है कि हम इंसान है ही नहीं, क्योंकि हम कुदरती तौर पर नहीं जन्मे? जिस पर डस्ट कहता है कि उसने साफ शब्दों में तो ये नहीं कहा, मगर हाँ, उसका मतलब यही है। इस पर सम्राट डे चिंतित हो जाता है। कहता है कि अगर लोगों ने इस बात पर यकीन करना शुरू कर दिया तो वो हमारा पालन करना छोड़ देंगे। अगर आपको याद हो तो हैरी सेल्डन भी क्लोनिंग के खिलाफ था। उसने भी सम्राट को ये राय दी थी कि वो क्लोनिंग को खत्म कर दे, चाहे साम्राज्य कितना ही महान क्यों ना हो, मगर वो टिका आम जनता पर है, और जनता जिसको ज्यादा माने उसी का जोर चलता है। तो जरा सोचे, अगर 3 ट्रिलियन इंसान सम्राट के खिलाफ हो जाए तो कितना कुछ बदल सकता है। शायद हैरी सेल्डन की भविष्यवाणी कुछ ही सालों में सच हो जाए।
रात को सम्राट डॉन उस बागीचे वाली लड़की की तस्वीर बना रहा था और वो शेडो मास्टर को बुलाता है। दोस्तों, इन शेडो मास्टर का भी कहानी पर काफी असर है। ये सम्राट के खास रक्षक होते हैं और सम्राट जिसे भी मरवाना चाहते हैं या कोई जानकारी लेना चाहते हैं, ये शेडो मास्टर इनके हुक्म पर वो सब करते हैं। आसान शब्दों में ये साम्राज्य के असेसन है, जासूस है। खैर, तो डॉन उस लड़की के बारे में उससे पूछता है। अगले दिन दिखाया जाता है सम्राट डस्क डॉन को ग्रहों के बारे में बता रहे थे। वो कहते हैं कि जल्द ही इन ग्रहों के लिए तुम्हें फैसले लेने होंगे। तब सम्राट डे वहां आकर कहता है कि किसी कारण से उनके कम्युनिकेशन सिस्टम में खराबी आ रही है और ये समस्या कहीं न कहीं टर्मिनस ग्रह से जुड़ी हुई है, क्योंकि आकाशगंगा के चौर पर जो ग्रह है वो टर्मिनस की मदद से ही हमसे संपर्क करते हैं। और आज से 35-36 साल पहले हैरी सेल्डन और उसके लोग अपने फाउंडेशन बनाने के लिए वहां गए थे। सम्राट डे कहता है कि हैरी ने साम्राज्य के लिए जो भविष्यवाणियां की थी वो एक एक करके सच हो रही है और वो सम्राट डस्क को इस सब का जिम्मेदार ठहरा रहा था, क्योंकि आज से 35 साल पहले जब सम्राट डस्क डे हुआ करता था उसने हैरी को मारने के बजाय उसे टर्मिनस ग्रह पर भेज दिया था। सम्राट डस्क कहता है कि अब इससे क्या फर्क पड़ता है, हैरी को उसके अपने ही आदमी ने कई साल पहले मार दिया है। जिस पर सम्राट डे कहता है कि हैरी मर सकता है मगर उसकी सोच अब भी जिंदा है और लोग उसे भूले नहीं है। शायद उन्हें जिंदा छोड़ना ही सबसे बड़ी गलती थी। बाद में सम्राट डे को बागीचे में काम करने वाली उस लड़की के बारे में पता चलता है। उस लड़की का नाम जोरा है और शायद सम्राट डॉन जोरा को पसंद करने लगा था। वो उससे बात करने जाता है, पूछता है कि कुछ दिन पहले तुमने मुझे देखा था। जोरा घबरा जाती है, कहती है कि नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं देखा। जिस पर सम्राट डे उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हें 80 लेवल पर भेज दूंगा जहाँ की गर्मी तुम्हें मार देगी। खैर, जोरा उससे काफी अच्छे से बात करती है। वो डॉन को एक पौधे के बारे में बताती है जिसकी पत्तियां किसी भी जख्म को ठीक कर सकती है। महल के अंदर सम्राट डे उन मैथमेटिशियंस को बुलाता है जो पिछले 30 सालों से हैरी सेल्डन के इक्वेशन पर काम कर रहे हैं, ताकि वो साबित कर सके कि वो गलत था, झूठा था। मगर उन्होंने आज तक एक भी सवाल का जवाब नहीं निकाला था। सम्राट डे बहुत भड़क जाता है कि आखिर तुम इतने लोग हो, उस एक इंसान के मुकाबले तुम कमजोर क्यों हो। उसके इस गुस्से से तो उनके एक मैथमेटिशियन जो कि एल्डर था वो हार्ट अटैक से ही मर जाता है, जो इस बात को दर्शाता है कि सम्राट का कहर किस हद तक खतरनाक हो सकता है। दूसरी तरफ सम्राट डस्क प्रोक्सिमा ओपाल के अंतिम संस्कार में जाने वाला था। अंतरिक्ष यान तैयार थे। तब सम्राट डे उनसे मिलने आता है और कहता है कि आपको यहीं रुकना होगा, अंतिम संस्कार में मैं जाऊंगा। इस पर डस्क बोलता है कि राज्य के कुछ नियम है, यहाँ के काम तुम संभालोगे और बाहर के काम मैं। इस पर डे कहता है कि आज हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी वजह से है। 35 साल पहले जब आप मेरी जगह पर थे, आपने राज्य के लिए बहुत सारे गलत फैसले लिए थे, जिसका खामियाजा अब हमें भुगतना पड़ रहा है। तुम्हारे होते हुए हैरी सेल्डन यहाँ से जिंदा निकल गया और उसके लोग भी। उस वक्त एस्पेस और एनेक्रियन तबाह करने से पहले तुमने मेरी सलाह ली थी। मैं एक बच्चा था। वो शब्द मुझे ऐसे याद है जैसे कल की ही बात हो। तुमने पूछा था कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। मैंने कहा था कि मैं डरा हुआ हूँ और तुमने कहा कि लोग भी डरे हुए हैं और हमें उनके सामने खुद को मजबूत दिखाना होगा। अपने घमंड के लिए आपने 2 दुनियाओं के इंसानों को मौत के घाट उतार दिया, मासूमों का कत्लेआम किया। तब मैं सम्राट डस्क के विचार से सहमत था कि हमें इन ग्रहों को माफ कर देना चाहिए, लेकिन उस वक्त मैं तुमसे डरता था, इसलिए तब मैं तुम्हें रोक नहीं पाया। लेकिन अब मैं तुमसे नहीं डरता, इसलिए अब राज्य की हर जिम्मेदारी मैं लूंगा और तुम यहाँ रहकर अपनी गलतियों पर सोचना जो तुमने तब की थी जब तुम मेरी जगह पर थे। सम्राट डस्क उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि वो मैं नहीं हूँ जिससे तुम्हें डर है। तुम एक मरे हुए इंसान के भूत से डर रहे हो, हैरी सेल्डन से। तो डे कहता है कि क्या हम सभी नहीं डर रहे। हालात को मद्देनजर रखते हुए डिमर्जल सम्राट डस्क को वापस महल ले जाती है। इसके बाद सम्राट डस्क अपने एक सैनिक को बुलाकर उसे टर्मिनस पर जाने के आदेश देता है ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर वहाँ क्या समस्या है। जाने से पहले डस्क अपने सैनिक से कहता है कि टर्मिनस वासियों को बताना कि वो साम्राज्य को अंधेरे में नहीं रख सकते, हम सब पर नजर रखते हैं। चलिए अब कहानीकारों ट्रेंट और ग्रह की ओर मोड़ लेते हैं। तो आखिर में हमने ये देखा था कि टर्मिनस पर 3 एनेक्रियन जंगी जहाज आ गए थे। सेल्वोर को पकड़ लिया गया था। शुरुआत वहीं से होती है। सेल्वोर कहती है कि ये ग्रह साम्राज्य की मलकियत है, एनेक्रियंस को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। आखिर तुम लोग यहाँ क्यों आए। एनेक्रियंस में से एक का नाम फेरा है। फेरा कहती है कि हम नेविगेशन मॉड्यूल को ढूंढ रहे हैं। इस पर सेल्वोर कहती है कि अगर तुम मॉड्यूल ही ढूंढने आई हो तो तुम्हें इतना तो पता होना ही चाहिए था कि सालों पहले इस शिप के जरूरी पुर्जे निकाल लिए गए थे। तो बताओ तुम्हारा असल मकसद क्या है। सेल्वोर उसे धमकी भी देती है कि हम सम्राट को इसकी खबर देंगे। तो फेरा कहती है कि हम सम्राट से नहीं डरते, तुम बस हमें अपने कॉलोनी के टावर तक ले जाओ, और अगर तुम ये नहीं करोगी तो हमने तुम्हारे बच्चों को उस वॉल्ट के पास जाते हुए देखा है, हम उन्हें बंदी बना लेंगे
और वहाँ ले जाएंगे। उसकी बातों से पता चलता है कि वो काफी समय से इन पर नजर रखे हुए थे। सेल्वोर कहती है कि हमारे गांव के चारों ओर एक सुरक्षा कवच है। तो फेरा कहती है कि हमने देखा है, तुम ही उसे एक्टिवेट करती हो, तुम्हें बंदी बनाना ही हमारा मकसद था, इसीलिए ना चाहते हुए भी सेल्वोर को उन्हें वहाँ ले जाना पड़ता है। सुरक्षा कवच के पास पहुंचकर सेल्वोर बताती है कि उनका डेटा शील्ड में मौजूद होता है। असल में ये सुरक्षा कवच डीएनए को स्कैन करता है और फाउंडेशन में रहने वाले इंसान ही इसके आर पार जा सकते हैं। बाहरी लोग अगर इसे पार करने की कोशिश करेंगे तो मारे जाएंगे। सेल्वोर कहती है कि एक समय पर मैं किसी एक को ही अंदर ले जा सकती हूँ, जिस पर फेरा मान जाती है। जाने से पहले फेरा के लोग सेल्वोर को धमकाते हैं कि अगर 1 घंटे में फेरा वापस ना आई तो वो लोग उसके गांव पर हमला कर देंगे और उसका नाम और निशान मिटा देंगे। जिसके बाद सेल्वोर फेरा को लेकर अंदर जाती है और मौके का फायदा उठाकर वो उसे टावर के बजाय उस वॉल्ट के करीब ले जाती है, जिससे फेरा बेहोश हो गई। मगर ये सब इत्तेफाक से नहीं हुआ। शुरू से ही सेल्वोर को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो वॉल्ट उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हो, उसकी अगुवाई कर रहा हो। जैसे अब भी उसे एक लड़का नजर आया और वो फेरा को वॉल्ट के करीब ले गई। उसे बंदी बनाकर सेल्वोर उसे मारी और अब्बास के पास ले आती है। मारी कहती है कि हमें एम्पायर की मदद लेनी चाहिए, मगर सेल्वोर कहती है कि हमें अपना बचाव खुद ही करना पड़ेगा। एम्पायर को हमारी मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पिछले 35 साल में क्या उन्होंने हमसे संपर्क भी किया है? इतने में फेरा झांक जाती है। वो वॉल्ट के बारे में पूछती है कि वो क्या चीज है। सेल्वोर कहती है कि जब हम यहाँ आने वाले थे तो हमारा सिस्टम उसे स्कैन नहीं कर पाया था, शायद इसी वजह से तुम्हारे सिस्टम को भी इसकी कोई खबर नहीं थी। फेरा पूछती है कि उसका तुम पर कुछ असर क्यों नहीं हुआ, जिस पर सेल्वोर कहती है कि मैं तुम्हें अपने बारे में इतना ही कहूंगी कि तुमने गलत इंसान से दुश्मनी मोड़ ली है। सेल्वोर अपने साथियों को फेरा के लोगों पर नजर रखने के लिए कहती है कि किसी को मारना मत, बस नजर रखना। वो सुरक्षा कवच को पार नहीं कर सकते, पर अगर कुछ होता है तो मुझे खबर करना। फिर वो ह्यूगो के साथ फेरा से पूछताछ करने जाती है। सेल्वोर से पूछती है कि मुझे सच सच बताओ, तुम यहाँ लेने क्या आई हो? फेरा कहती है कि ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हमें नेविगेशन मॉड्यूल चाहिए जो तुम्हारे अंतरिक्ष यान पर था। सेल्वोर कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। इस पर ह्यूगो से इनेक्रियन भाषा में बात करने लगा। दरअसल ह्यूगो ट्रेड के सिलसिले में इनेक्रियन आया जाया करता था, इसलिए वो उनकी भाषा जानता था। लेकिन जब फेरा ह्यूगो के सवालों का भी कोई जवाब नहीं देती तो उसे सच उगलवाने के लिए सेल्वोर उसके सामने बार बार एक सिक्का उछालती है और कहती है कि मुझे पता होता है कि सिक्के का कौन सा हिस्सा ऊपर रहना है और कौन सा नीचे, और हर बार वो सही अंदाजा लगाती है। वो कहती है कि मैं थोड़ा बहुत इंसानों का दिमाग भी पढ़ लेती हूँ और मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। फिर वो फेरा के करीब जाती है और उसे गौर से देखने लगी जैसे वो उसका दिमाग पढ़ रही हो। वो उसके बारे में बताना शुरू करती है। कहती है कि जब साम्राज्य ने तुम्हारे ग्रह पर बमबारी की थी उस वक्त तुम 5 या 6 साल की होगी। तुम्हारे ग्रह के 50% लोग तो उसी समय मर गए और जो बच गए उनमें से 30% लोग अगले 2 सालों में रेडिएशन की वजह से मारे गए। उस हादसे में तुमने अपने माता पिता को खोया। तुम्हारी माँ को शायद कैंसर था, हो सकता है तुमने अपनी बहन या छोटे भाई को खोया। तुम्हारी एक आंख असली नहीं है। ये सुनकर फेरा बहुत गुस्सा हो जाती है और अपनी भाषा में उसे बुरा भला कहने लगी। सेल्वोर अपनी माता पिता से कहती है कि फेरा ने अपने दिल में बहुत ज्यादा गम को छुपाए रखा है। वो इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो मरना चाहती है और साथ ही सबको मारना चाहती है। उसकी बातों से सेल्वोर को याद आता है कि इनेक्रियन और थेस्पियन ने एम्पायर को कुछ तोहफे दिए थे, जिसमें इनेक्रियन की तरफ से एक धनुष भी शामिल था और वैसे ही धनुष फेरा के पास भी है, जिससे इन्हें पता चलता है कि फेरा कोई आम लड़की नहीं बल्कि वो इनेक्रियन की सबसे माहिर शिकारी है। बाद में सेल्वोर और लुइस के बीच में फेरा को लेकर बहस हो जाती है। लुइस सेल्वोर से कहता है कि तुम्हारे फैसलों ने हमारी मुश्किलें बढ़ा दी है, तुमने उनसे दुश्मनी मोड़ ली, तुम एक बाहरी हो, तुम हम में से नहीं हो। सेल्वोर कहती है कि शायद मैं तुम में से नहीं हूँ, मगर हमारे लोगों को सुरक्षित रखना मेरा काम है। फिर लुइस खुद फेरा से बात करने जाता है। इस दौरान सेल्वोर को पता चला कि इनेक्रियन उन पर हमला करने आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए सेल्वोर मीटिंग छोड़कर बाहर आ जाती है, जहां उसे एक विजन आता है। वो खुद को ट्रेंटोर की लाइब्रेरी में देखती है। वहां उसे एक लड़का दिखाई दिया जिसके हाथ में चाकू था। ह्यूगो की आवाज से वो अपना होश संभालती है। सेल्वोर ह्यूगो को बताती है कि उसे एक छोटा बच्चा नजर आया और यही छोटा लड़का मुझे उन इनेक्रियंस तक भी ले गया था, और बाद में जब मैं फेरा को ला रही थी तब भी ये मुझे दिखा था। शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहता है, या शायद ये वॉल्ट भी हो सकता है। फेरा के साथ ही अपने हथियारों को तैयार कर रहे थे। रोवर नामी इनेक्रियन सेल्वोर से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना वार्डन कि मैं तुम्हारे गांव को मिट्टी में मिला दूंगा। अब वक्त आ चुका है। वो अपने हथियारों को एक बड़े से तोप में बदल देते हैं और तोप का रुख वो गांव की ओर करते हैं। सेल्वोर कहती है कि फेरा इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती, यहाँ जरूर कुछ और चल रहा है जिसे मैं देख नहीं पा रही। इनका असली मकसद हम पर हमला करना नहीं हो सकता। अंत में हमें दिखाया जाता है कि 35 साल बाद वो स्लीपिंग पॉड जिसमें गेल डोनिक है अब वो स्पेस में तैर रही है, और आखिरकार 35 साल बाद वो एक अंतरिक्ष यान पर पहुंच जाती है।
वो जिन लोगों को जानती थी अब वो बूढ़े हो चुके हैं और खुद वो टर्मिनस ग्रह पर जा पाएगी या नहीं ये तो आगे पता चलेगा।